नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। और आज आपके साथ फिर उपस्थित हैं दास्तान सीज़न 2 में एक और नई कहानी लेके। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूं कि मोगली प्रोडक्शंस यानी कि हमारे चैनल पे अब मेंबरशिप ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप के बेनिफिट्स जो हैं, वो सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि कुछ वीडियोस जो हैं मंथ में अराउंड 4 to 5 वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए बनेंगी। और वो इन्वेस्टिगेशन की जो सीरीज़ होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी। तो ये मेंबर्स का है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेज़ॉन प्राइम हो गया कि आप मेंबरशिप लेते हैं और एक आपको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे चैनल पे भी जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और आज की जो कहानी है वो हमारे सीज़न 1 के एक एपिसोड से आगे की है, क्योंकि जब हमने माफिया सीरीज़ शुरू करने की सोची थी, जब हमने इसकी शूट शुरू की थी और वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, ना वो टीवी पे आ पाई, ना वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ पाई, तो हमने उसकी कहानियाँ, उसकी स्क्रिप्ट्स आपको सुनानी शुरू की थी। तो जो आज की कहानी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीज़न 1 में मैंने एक कहानी सुनाई थी, उसमें इसका नाम आया था। और ये भी है कि सीज़न 1 से निकल के जब हम सीज़न 2 में की स्क्रिप्ट रेडी कर रहे थे, तब जो है हमें ये दिखाना था कि इंटरनेशनल जो मुंबई माफिया है वो इंटरनेशनल हो चुका है और वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और उसके साथ वाले लोगों को वो कैसे ख़त्म कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वो इरफान गोगा के मर्डर की है। इरफान गोगा की लाइफ से तो नहीं है, लेकिन हाँ, इरफान गोगा के मर्डर की कहानी है कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है और क्या क्या इसमें सामने किस्से आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इरफान गोगा के मर्डर की कहानी बताने से पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ। इरफान गोगा कौन था? इरफान गोगा जो था वो मुंबई का ही रहने वाला था और 80s में, दैट इज समवेयर 85 टू 88 के बीच में वो दुबई शिफ्ट होता है। और जो इरफान गोगा का जो मेन काम था वो था डांस बार से एक्सटॉर्शन करना। और इसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता था जिसका नाम था सलीम कुत्ता। अब इस सलीम कुत्ता की कहानी किसी और दिन करेंगे, क्योंकि जो जब हमने माफिया सीरीज शुरू करने की सोची थी टीवी पे लाने की, और जब हम इस पे स्टोरीज पे वर्क कर रहे थे, तो हर एक करेक्टर जो था इसमें छोटे से छोटा, वो उसमें भी उसके भी बहुत सारे किस्से थे। तो सलीम कुत्ता का भी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको सीज़न 1 में एक स्क्रिप्ट में और एक कहानी में, और आज भी सलीम कुत्ता का नाम आ रहा है। तो सलीम कुत्ता को कुत्ता क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये डांस बार में जाता था, तो वहाँ पे एक बार इसने किसी से एक्सटॉर्शन लेने के लिए एक लड़की को ही गोली मार दी थी जो डांस बार में नाचा करती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है कुछ पठान लोगों ने या कुछ और लोगों ने बहुत मारा था, इतना मारा था कि मार मार के कुत्ता बना दिया था, इसलिए सलीम कुत्ता कहते थे। लेकिन जो एक्चुअल में सलीम कुत्ता कहा गया वो इसलिए किया गया कि इसकी हरकतें ख़राब थी। और जैसा कि मैंने बताया कि डांस बार में एक लड़की को इसने गोली मार दी थी। और क्योंकि एक्सटॉर्शन के बिजनेस में यह है कि आप एक्सटॉर्शन करते हैं लेकिन लड़कियों को आप दूर रखते हैं क्राइम से, या मतलब उनकी फैमिलीज को दूर रखते हैं, लेकिन उसने लड़की को ही गोली मारी थी, इसलिए सलीम कुत्ता उसको कहा गया। 1994 में बबलू श्रीवास्तव की मुलाकात होती है इरफान गोगा से। अब बबलू श्रीवास्तव भी इम्पॉर्टेंट करेक्टर था हमारी सीज़न 1 में, क्योंकि जो हर कोई एक क्रिमिनल कह लीजिए या गैंगस्टर्स कह लीजिए या माफिया कह लीजिए, जो बाद में जाके किसी ना किसी एजेंसी के लिए वर्क करते हैं, कोई भी गैंगस्टर हो या कोई भी माफिया हो, वो किसी ना किसी रूप में जाके आगे जाके इंडियन एजेंसी या दूसरी एजेंसीज के लिए काम करते हैं, ये हर कोई जानता है। तो हमारा जो फर्स्ट एपिसोड, आई मीन जो फर्स्ट सीजन था, उसमें हम ये दिखा रहे थे कि करेक्टर्स बिल्डअप हुए थे, उनकी स्टोरीज बिल्डअप हुई थी। खैर, मुझे उम्मीद है कि कभी हम अपनी सीरीज़ को टीवी पे ला पाएंगे या फिर किसी ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाएंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे को सुनने में आया है कि बबलू श्रीवास्तव के ऊपर एक सीरीज़ बन रही है
और जब वो सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो स्टोरीज़ मैंने सुनाई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बबलू श्रीवास्तव 1994 में इरफान गोगा से मिला, और इरफान गोगा उस समय जो था डी कंपनी का पार्ट था। और दूसरी तरफ इरफान गोगा जो है गोल्ड जो होता था, स्मगलिंग, उस समय स्मगलिंग हुआ करती थी गोल्ड की, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेशन की वजह से, कस्टम ड्यूटी की वजह से स्मगलिंग होती थी। फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी और माननीय मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री बने, फिनांस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज किए थे गोल्ड को लेके। तो उसके बाद स्मगलिंग कम हुई थी। तो इरफान गोगा दूसरी तरफ क्या करता था कि जो गोल्ड दुबई से ज़्यादा था उसको भी लूट लिया करता था। अब लूटने के बाद उसको वो बेच देता था। तो ये बहुत किस्से इरफान गोगा के हुए, और उसके बाद बहुत खास दोस्त बन गए बबलू श्रीवास्तव और इरफान गोगा। और उसके बाद इरफान गोगा ने जो है बबलू श्रीवास्तव के लिए काम करना शुरू किया। और कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव को पत्ते खेलने का बहुत शौक था। कुछ लोग कहते हैं कि जुए का शौक था। तो ये जो है बबलू श्रीवास्तव के फ्लैट पे पत्ते खेलने जाया करता था, कार्ड खेलने जाया करता था इरफान गोगा। और एक बार जो है इरफान गोगा को 50,000 दिरहम की ज़रूरत पड़ी थी। तो कहते हैं कि उधार के तौर पे आपको इसने, बबलू श्रीवास्तव ने इरफान गोगा को 50,000 दिरहम दिए। और कुछ लोग ये बताते हैं कि इरफान गोगा को जुए की आदत थी, तो वो जुए में बहुत सारे पैसे हार गया था, तो उसको देनदारी थी उसके ऊपर, और वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो उसको हेल्प करने के लिए दोस्ती में इरफान गोगा को बबलू श्रीवास्तव ने 50,000 दिरहम की हेल्प की। दूसरी तरफ इसमें एक एक करेक्टर आती है, एक लड़की आती है, इंटरेस्टिंग होती हैं मुंबई माफियाज़ की, जो जब वो इंटरनेशनली होना शुरू हो रहे थे। तो मुंबई में हमेशा डांस बार बड़ी फेमस रही हैं, और ख़ासकर हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में डांस बार को भी दिखाया गया है। तो वहाँ की एक लड़की होती थी शैला, SHAILA, और ये इसकी स्पेलिंग थी। कुछ लोग इसको शैली भी कहते थे। ये डांस बार में काम करा करती थी, और उसके बाद ये दुबई चली गई। और कहते हैं कि इरफान गोगा उसके प्यार में पागल हो गया, और उसको प्रपोज भी करना चाहता था। दूसरी तरफ इसमें कुछ लोगों का और नाम आता है कि डी कंपनी के कुछ लोग थे जो शैला यानी कि शैली को पसंद करते थे, जो डांस बार थी, और वो भी उससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया, छोटा शकील का भी नाम आया, सौत्या का भी नाम आया, बहुत सारे लोगों का नाम आया जो शैली से दोस्ती बढ़ाना चाहते थे और उससे रिश्ता रखना चाहते थे। तो लेकिन जो शैला है यानी कि शैली, उसने जो है इरफान गोगा से शादी की, और ये इरफान गोगा की तीसरी शादी थी। ये पहली शादी नहीं थी, तीसरी शादी थी इरफान गोगा की। और इरफान गोगा के लिए मशहूर था कि भाई वो जो है थोड़ी अय्याशी करने वाला व्यक्ति था, उसको अय्याशी का बहुत शौक था। और दूसरी तरफ उसको कहते थे कि वो प्ले बॉय की नेचर जो होती है, प्ले बॉय वाला स्टाइल उसका था, लाइफ स्टाइल का। फिर इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है, और वो वहाँ का बहुत ही, दुबई का आज की तारीख में बहुत ही बड़ा गोल्ड का बिजनेसमैन है। और लेकिन शुरू में जो है वो एक स्मगलर था। 86 के आसपास उसने अपना गोल्ड का स्मगलिंग का शुरू किया था बिजनेस, डी कंपनी के साथ मिलके। और वो व्यक्ति जो है वो आपका बबलू श्रीवास्तव का दोस्त बना, और जो व्यक्ति स्मगलर था बाद में जाके बहुत बड़ा गोल्ड की बिजनेस की कंपनी उसने शुरू की इन 90s। और एक बार की बात है कि कुछ लोग बताते हैं कि बबलू श्रीवास्तव जब इन डी कंपनी के साथ एक दोस्ती यारी थी, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कोलैबोरेशन में वर्क करता था, कोई अंडर में डी कंपनी का काम नहीं किया, लेकिन कोलैबोरेशन में काम किया था डी कंपनी के साथ। तो बबलू श्रीवास्तव के घर पे सब लोग आया जाया करते थे, जैसे शरद शेट्टी हो गया, अनीस लंबू हो गया, और भी बहुत लोग थे जो दुबई में बबलू श्रीवास्तव के घर आते थे और वहाँ पे पत्ते खेला करते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग बताते हैं कि बबलू श्रीवास्तव को खाना बनाने का बहुत शौक था। तो खाना बनाने के शौक के लिए, कि उसके हाथ का खाना खाने के लिए दुबई वाले घर में बहुत सारे, जैसे मैंने नाम लिया, शरद शेट्टी, अनीस लंबू, और भी लोग आते थे, इरफान गोगा वगैरह सब आते थे सिर्फ खाना खाने और पत्ते खेलने के लिए। एक बार जब ये गेम चल रहा था, तो क्या होता है कि जब आप लोग जुआ खेलते हैं, मतलब कि जब पत्ते खेलते हैं, जुआ तो नहीं कहूँगा, राइट, नॉट अ राइट वर्ड, जुआ, जब आप पत्ते खेलते हैं और आपको कहीं जाना होता है, तो आप अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बिठा देते हैं, तो उससे वो गेम कंटिन्यू हो जाता है।
तो सब लोग बबलू के घर गए हुए थे और बबलू ने कहा था कि बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि मैं उस दिन जो है खाना बनाऊंगा, आप सब लोग बैठिए। तो अपनी जगह जो है उसने इरफान गोगा को बिठा दिया। तो इरफान गोगा को बिठा दिया तो जितने लोग खेल रहे थे साथ में पत्ते, उन्होंने सबको मना कर दिया कि भाई इरफान गोगा खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है। ये बात इरफान गोगा को बहुत ही बुरी लग गई क्योंकि इरफान गोगा बबलू श्रीवास्तव का दोस्त और बाकी जितने लोग थे वो सब एक दूसरे को जानते ही थे। तो ये बात जो है इरफान गोगा को बहुत ही बुरी लगी। फिर जब ये बात बुरी लग गई तो जैसे मैंने बताया कि एक स्मगलर था जो बाद में जाके बहुत बड़ी उसने गोल्ड की कंपनी दुबई में शुरू की। तो इरफान गोगा में दो चार लोगों को बोला कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बनता है, ये जिस दिन इंडिया जाएगा इसका बेटा जो है मैं इसको सबक सिखाऊंगा और इसके बेटे को किडनैप कर लूँगा। अब ये बात जो है उस स्मगलर को पता चली जिसकी कंपनी थी। उसने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए बहुत लोगों को बोला और कहते हैं कि साथ ही साथ जो है इरफान गोगा की शिकायत भी दाऊद इब्राहिम से की। अब दाऊद इब्राहिम को ये बात पता चली तो दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि हर चीज़ को शुरू से पहले कंफर्म करता था और उसके बाद जो है बहुत सारी एक्शन लेता था। तो दाऊद इब्राहिम ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अपने सारे जितने सोर्सेज थे मतलब कि लोगों से पता करने के लिए वो किया। इसी बीच में ये बात कंफर्म करने के लिए क्योंकि ये बात जो है इरफान गोगा ने कही थी कि उस व्यक्ति के लिए कि इसका बेटा इंडिया जाएगा तो इसको किडनैप कर लूँगा, बबलू श्रीवास्तव के घर पे कही थी। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो वो स्मगलर था उसने जो है बबलू श्रीवास्तव को फ़ोन किया और कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस पे जो है दाऊद इब्राहिम को रखा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो या तो ये बबलू श्रीवास्तव ही कंफर्म कर सकता है या वो स्मगलर कंफर्म कर सकता है या दाऊद इब्राहिम ही कंफर्म कर सकते हैं। और कंफर्म करने पे मतलब कि जब कॉन्फ्रेंस की गई थी तो कॉन्फ्रेंस पे उस स्मगलर ने ये कहा था कि भाई मेरे बेटे के लिए ये बोला था इरफान ने। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम था। तो ये बात में कितनी सच्चाई है तो बबलू श्रीवास्तव ने इरफान गोगा की साइड ली और इरफान गोगा के लिए ये बोला कि नहीं उसने कोई ऐसी बात नहीं की, आप मजाक में बहुत चीज़ें हो जाती है क्योंकि बबलू श्रीवास्तव का खास दोस्त हुआ इरफान गोगा। तो अब ये बात आई गई हो गई, लेकिन ये बात जो है उस स्मगलर और के दिल में बैठ गई और कुछ सोर्सेज से बाद में ये पता चला कि नहीं इरफान गोगा ने ऐसी बात कही थी। तो ये बात डी कंपनी के और लोगों को पता चल गई। 1995 में जो है बबलू श्रीवास्तव अरेस्ट हो जाता है सिंगापुर से और इंडिया लाया जाता है। अब जब वो इंडिया लाया जाता है तो सारा काम जो है इरफान गोगा ने संभालना शुरू कर दिया। और जब संभालना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों को कहते हैं कि आपको एकदम से बहुत सारी पावर मिल जाए और आपको बहुत सारा कुछ धन दौलत मिल जाए तो आपकी जो दिमाग हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इरफान गोगा के साथ हुआ। अब इस जब मैं आपको बताता हूँ कि 95 में जब बबलू श्रीवास्तव अरेस्ट हुआ था तो उससे पहले 94 के आसपास इरफान गोगा डी कंपनी से अलग हो गया और जब डी कंपनी से अलग हो गया तो वो उसने एक तरीके से हाथ मिला लिया था बबलू श्रीवास्तव से। और 95 में बबलू श्रीवास्तव अरेस्ट हुआ सिंगापुर से तो इरफान गोगा एक तरीके से सर्वोपरि ही हो गया कि अब तो मैं ही हूँ जो कुछ मैं हूँ। तो इसी इसी चक्कर में जब उसको पावर का नशा होने लगा, पैसे का नशा होने लगा तो वो दूसरे लोगों को परेशान करने लगा और कहीं पे भी जाके किसी के साथ भी कुछ भी बदतमीजी या किसी को भी डरा देना धमका देना करता था। और इसी बीच में दारू पी के कुछ लोग कहते हैं दारू की पी के, कुछ लोग कहते हैं कि पावर के नशे में और कुछ लोग कहते हैं कि बस उसे ये लगता था कि मेरे पीछे बबलू श्रीवास्तव का हाथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसी बीच में वो जो है मतलब कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन को गाली बकने लगता था कि अरे वो हैं कौन, ये कैसे हैं, ये लोग तो कुछ नहीं जानते, जो कुछ हूँ मैं हूँ। और ये बात जब सबको पता चलती है कि मतलब डी कंपनी के लोगों को और छोटा राजन के लोगों को कि ये जो है मतलब दाऊद इब्राहिम को गाली बकता है और सबको गाली बकता है, दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं समझता है और अलग हो गया, अलग होने के बाद भी ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब इसको सबक सिखाने की प्लानिंग शुरू होती है और इसमें एक नया करेक्टर आता है। अब वो करेक्टर है शोएब खान। अब शोएब खान जो है वो मैच फिक्सिंग में था और साथ साथ सट्टा करा करता था शरद शेट्टी के साथ, यानी कि एक तरीके से शरद शेट्टी का बिजनेस पार्टनर था। तो आप ये सोचिए कि कितने बड़े सब्जेक्ट पे हम लोग जो हैं एक वेब सीरीज़ बना रहे थे जो टीवी या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आनी थी।
तो आप सोचिए इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो रियल स्टोरीज़ हैं। इसमें तो मैं सबके रियल नाम ले रहा हूँ, लेकिन उसमें हमने रियल नाम नहीं रखे थे। अब शोएब खान जो पाकिस्तानी नेशनल बताया गया, वो मैच फिक्सिंग में शरद शेट्टी का और सट्टा में पार्टनर था। अब 1995 में जब बबलू श्रीवास्तव अरेस्ट हो गया, ये कहानियाँ चलती नहीं। इरफान गोगा की परेशान करने की, गाली बकने की और सब करने की। और शोएब खान दुबई में इरफान आई मीन शरद शेट्टी का पार्टनर था। इसी बीच में इरफान गोगा को जुए की लत बहुत लग गई, ज़्यादा बढ़ गई, और जुआ खेलने वो अक्सर शरद शेट्टी के यहाँ भी चला जाया करता था। और वहाँ पे मुलाकात इसकी शोएब खान से होती है। तो प्लानिंग तो चल ही रही थी इरफान गोगा को मारने के लिए। तो शोएब खान जो है एक बार इरफान गोगा को कहता है कि भाई मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा और उसके बदले तुम्हें मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। अब 2 करोड़ रुपए दूंगा और तुम्हें एक सी एरिया है या फिर यॉट है, उस पे आना है। तो ये बात जो है इरफान गोगा बबलू श्रीवास्तव को बताता है, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव को कहीं ना कहीं से ये पता चल गया था कि इरफान गोगा को मारने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि कई बार जो है कितनी भी सीक्रेट रखे जाए वो बाहर आ ही जाते हैं। तो बबलू श्रीवास्तव ने ये कहा कि तुम्हें काम करना है तुम करो, एडवांस लेना है तुम लो, लेकिन कभी उनके घर मत जाना, और मिलना है तो उनसे पब्लिक प्लेसेस में मिलो, क्योंकि दुबई जो है सबसे ज़्यादा सेफ जगह है, ये सब जानते हैं। फिर फिर एक बार जो है शोएब खान ने फिर से कॉल किया उसको कि तुम आओ शिप पे आ जाओ और मैं तुम्हें एडवांस दे देता हूँ और तुम मिल लेना। लेकिन इरफान मना कर देता। अब शिप पे इरफान को बुलाने की बात क्या थी? शिप को पे इरफान को बुलाने की बात ये थी कि अगर वो शिप पे पहुंचता इरफान गोगा तो उसको वहीं मार देते, और समुद्र के अंदर उसके, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जो एक्चुअली में होता है, और क्रिमिनल्स जो है बहुत दूर की सोचते हैं, तो जो है कि उसको मार देंगे और मार के उसकी डेड बॉडी जो है समुद्र में फेंक देंगे, और समुद्र में फेंकने के बाद वो गहराइयों में चली जाएगी, कभी इरफान गोगा नहीं मिलेगा। और कोई कह भी नहीं सकता कि उसका मर्डर हुआ, कि कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और वो कभी मिलती ही नहीं। तो उसके बाद जब शोएब को इरफान गोगा मतलब शिप पे आने को मना कर देता है, तो शोएब खान जो है बोलता है कि तुम एक काम करो कि तुम घर पे आ जाओ, शरद शेट्टी के घर पे आ जाओ, और वहाँ पे बैठ के हम कुछ ताश वाश खेल लेंगे, कुछ धंधे की बातें कर लेंगे। तो इरफान गोगा वहाँ पे चला जाता है और उसके बाद कभी नहीं लौटता है उस घर से। और उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ हो जाता है। उसकी जो वाइफ़ है, जो थर्ड वाइफ़ थी शैली, जिसको शैला भी कहते हैं, जो एक डांस बार में काम करती थी, जिसके प्यार में ये इरफान गोगा पागल हुआ। कुछ लोग और डी कंपनी के उसके प्रति संवेदना रखते थे, उसके से प्यार में पागल थे। तो वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस जो है उसकी एफआईआर नहीं लिखती है और बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ पे बबलू श्रीवास्तव जो है एक और नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, ये सब जानते हैं। तो उसका उसका बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, या कोलैबोरेशन में वर्क कर लेने को कह लीजिए, या फिर उसको आप उसका फ्रेंड कह लीजिए, वो है अली बुदेश। क्योंकि क्योंकि जेल में फैसिलिटीज़ नहीं होती कि आप हर किसी को फ़ोन करते रहें या हर किसी की अपडेट लेते रहें। तो जनरली क्या होता है, जितने लोग अरेस्ट होके जेल में रहते हैं वो अपना एक कंट्रोल रूम बना के रखते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं। तो ऐसा ही कंट्रोल रूम आप कह लीजिए अली बुदेश के पास बहरीन में था। तो ये बात बबलू श्रीवास्तव को पता चलती कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो बबलू श्रीवास्तव अली बुदेश को कहता है कि आप जाइए और देखिए। तो जिस दिन ये फ़ोन आता है अली बुदेश पे, अली बुदेश तुरंत ही बहरीन से दुबई की फ़्लाइट लेता है और पहुंचता है दुबई। दुबई वहाँ जाके वो कहते हैं कि अली बुदेश जो है वो वहाँ की पुलिस से नहीं मिलता है, लेकिन इंटेलिजेंस वाले लोगों से मिलता है, और इंटेलिजेंस वाले लोगों को ये बोलता है कि भाई ये जो एक आदमी यहाँ से गायब हुआ है और उसकी वाइफ कंप्लेंट लिखवाना चाह रही है, उसकी वाइफ की कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। तो कहते हैं कि अली बुदेश की वहाँ के इंटेलिजेंस के वालों के लोगों से अच्छी खासी दोस्ती थी, और जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा जो है कोई ना कोई गैंगस्टर्स कह लीजिए या माफियाज कह लीजिए, वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो एक दूसरे से जान पहचान होती है। फिर जो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो वहाँ की सीआईडी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये एफआईआर लिखनी है। जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं तो वो एफआईआर लिखी जाती है। तो इसमें जो उसकी वाइफ है इरफान गोगा की, वो नामजद करती है अनीस इब्राहिम को,
और अबू सलेम को और बहुत सारे लोगों को नामजद किया जाता है। तो इसमें जो लोग अरेस्ट हुए उनके नाम थे शरद शेट्टी, मुस्तफ़ा मजनू, मोहम्मद दोसा, एजाज पठान, अनीस इब्राहिम, अबू सलेम। इन इन लोगों के नाम इसमें दिए गए। अब एफआईआर हो गई और इनको अरेस्ट कर लिया गया और कहते हैं कि इनको बहुत ही एक तरीके से इन लोगों को काफ़ी कुछ टॉर्चर पुलिस के द्वारा किया गया सच्चाई निकलवाने के लिए। तो इसी बीच में अली बुदेश को पता चलता है कि उसका जो खास दोस्त है एजाज पठान, उसको भी अरेस्ट कर रखा है। तो अली बुदेश दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है, आई मीन इंटेलिजेंस वालों के पास जाता है और कहता है कि भाई इसमें एजाज पठान का कोई रोल नहीं है और किसी तरीके से एजाज पठान को यहाँ से निकाला जाए। तो इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं अली बुदेश की बात मानते हैं और एजाज पठान को लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अली बुदेश ने अपने खास दोस्त को वहाँ से निकाल लिया जब वो अरेस्ट होता है, जो उसका एजाज पठान है। क्योंकि कहते हैं, मैंने अपनी स्टोरी में शुरुआत में सीज़न 1 में ये जब बताया था कि जब हम माफियास की स्टोरी कर रहे थे कि अली बुदेश का जो दोस्त था वो एजाज पठान था और उसी के साथ उसने जो है क्राइम वर्ल्ड में एंट्री भी की थी। तो अब ये बात होती है और ये चलती रहती है, लेकिन प्रूफ्स किसी को नहीं मिलते हैं पुलिस को कोशिश करने के लिए भी। और जब पुलिस को कोशिश नहीं मिलते हैं तो दूसरी तरफ छोटा शकील जो है वो उसकी वाइफ को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई इसमें जो है तुम देख लो अब कैसे क्या करना है, सबको छोड़ना ही है, इसमें कोई आपस की बात है। तो कहते हैं कि छोटा शकील ने उस ज़माने में जो है 25 लाख रुपए ऑफ़र किए थे, जो कि शायद उसकी वाइफ ने एक्सेप्ट किए थे और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो केस जो है वापस लिया गया उसकी वाइफ के द्वारा। अब जब वाइफ जो है केस वापस ले रही है तो एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो केस वहीं डिसमिस हो जाता है। जो जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको सबको छोड़ा जाता है। अब एक और इसमें किस्सा आता है कि जो इरफान गोवा की गाड़ी है वो एयरपोर्ट पे मिलती है। कहते हैं कि जिस दिन मर्डर होता है और उसके 1 या 2 दिन बाद के आसपास जो है जो शोएब खान है और उसके साथ 2 लोग और थे, वो उनका नाम नहीं पता चला है कि वो 2 लोग कौन थे। और वो 2 लोग जो है इरफान गोगा की गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाते हैं और वहाँ से वो फ्लाइट पकड़ के अपने देश चले जाते हैं। अब इरफान गोगा की गाड़ी को एयरपोर्ट पे छोड़ने का कारण क्या था? उसमें सीधी सी ये प्लानिंग थी कि एयरपोर्ट पे गाड़ी मिलेगी इरफान गोगा की, तो उससे ये साबित करने की आसानी होगी कि इरफान गोगा जो है वो देश छोड़ के चला गया है और उसका यहाँ से लेना देना कुछ नहीं है। मतलब कि वो धोखा देके या कि यानी कि लोगों के पैसे लेके भाग गया, लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, तो अपनी जान बचाने को वो देश छोड़ के यानी कि दुबई छोड़ के चला गया है। तो ये एक प्लानिंग थी इरफान गोगा की गाड़ी एयरपोर्ट पे छोड़ के जाने का। कुछ साल बाद जो है शरद शेट्टी का मर्डर होता है और शरद शेट्टी का जब मर्डर होता है तो लोग उसकी, जब पुलिस जो है वहाँ जाती है कुछ छानबीन करती है तो कहते हैं कि उसके लॉन में खुद एक गड्ढा खोदा जाता है, एक खुदाई की जाती है और उस खुदाई में एक स्केलेटन मिलता है, यानी कि एक कंकाल मिलता है और वो कंकाल कहा जाता है इरफान गोगा का। तो ये जो कहानी थी वो ये थी कि इरफान गोगा की मर्डर की प्लानिंग किस प्रकार की गई और कौन कौन लोग इसमें थे। अब इसी कहानी पे कोई एक फ़िल्म भी बना सकता है। मुझे बहुत आजकल मैसेज आते हैं कि सर आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं, हमें हमें कुछ और डिटेल दे दीजिए, हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं, हम सीरीज़ बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं सीरीज़ तो मैं ही बनाने वाला था, मैं नहीं उसको टीवी पे लेके आ पाया। तो मैं इसको एक मौखिक रूप से एक वर्बली आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ। तो जितनी कहानी ये मैं बता रहा हूँ इतनी ही, आप इसमें से कुछ लेना है तो ले सकते हैं। अलग से डिटेल्स मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को अगर कभी दोबारा से सीरीज़ बनाने का मौका मिला टीवी या वेब सीरीज़ बनाने का, तो मैं वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स उसमें दूंगा। दूसरी तरफ मैं फिर से बताऊंगा कि आप जो हैं मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे और एक्सक्लूसिव वीडियोस हमारे मेंबर्स को मिलेंगी और अर्ली एक्सेस हमारे मेंबर्स को मिलेगा।
और कोरोना जो है इस समय बिल्कुल हिंदुस्तान में बहुत ही बुरी तरह फैल चुका है। 10,000 लोगों के आसपास इन्फेक्शन फैल चुका है। दूसरी तरफ लॉकडाउन बढ़ेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और ये लंबा जाएगा 15 मई तक। हम मुझे जो लगता है कि वो 15 मई तक लॉकडाउन जाएगा। तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आसपास के लोगों को आप जो हैं हेल्प करिए। और मिलते हैं अगली कहानी में जल्दी। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।